वेलकम बैक। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैथ्स पेडागोजी का मॉक टेस्ट का ये हमारा पहला क्लास है। ये मॉक टेस्ट का पहला क्लास है। इसके बाद भी क्लास आते रहेगा मैथ्स पेडागोजी का। और हमने मैथ्स पेडागोजी का 15 ऐसे सवाल को पहले मॉक टेस्ट में आज शामिल किया है जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं सीटेट में और उन्हीं से लिया गया है। चुनिंदा क्वेश्चन है। आप पूरी वीडियो को देखें और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। एक इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल है। क्या है? इंक्लूसिव स्कूल है, समावेशित विद्यालय है। तो वहाँ कोई बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है, उन्हें देखने में परेशानी हो रही है, तो उनके आप इस आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। अब 4 ऑप्शन आपको अपने से पढ़ लेना है। हम देखिए, ऑप्शन हम एक तरह से एक्सप्लेन करेंगे, आपको पढ़ लेना है। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, यानी बच्चा अगर विजुअली चैलेंज है, देखने में परेशानी है, तो क्या उन्हें हाई अचीवर्स यानी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थियों के साथ बैठा देंगे तो उनकी परेशानी हल हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और 2 में है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का उपयोग कर, मतलब ये है कि आप जो है अपनी टीचिंग लर्निंग मेथड्स को बदल देंगे, यानी पढ़ाने का जो तरीका है उसे बदल देंगे। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि बच्चे अगर देख नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करें, पहले अगर स्लो बोलते थे तो अब थोड़ा तेज़ आवाज़ में बोलें ताकि बच्चे सुन लें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करें ताकि वो बच्चे चीज़ों को देख नहीं सके तो सुन जरूर लें। 3 में है उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। और 4 में है उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर। बच्चा दृष्टिबाधित है, उन्हें आवश्यकता है आपकी सहारा का, और आप क्या करें, उसे अधिक समय देंगे, तो बिल्कुल गलत है। सेकंड इज़ द राइट आंसर। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके 15 में टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। क्या 15 में 15 सही हुए? तो ये मॉक टेस्ट का पहला क्लास है। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन में। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा जो है मैथमेटिकल प्रोसेस के अंदर में नहीं आता है। आपको जो नहीं आता है उसको चुनना है। पहला है पक्षांतरण, यानी पक्षांतरण को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांसपोजिशन। दूसरा है मानदर्शन यानी विजुअलाइजेशन। तीसरा है मेमोराइजेशन और चौथा है एस्टिमेशन यानी आकलन करना। तो उम्मीद है आपने इसका बहुत आसानी से आंसर कर लिया होगा। मेमोराइजेशन, मैथ में किसी भी चीज़ को रटा नहीं जाता है, और जो ट्रांसपोजिशन है बिल्कुल किया जाता है, विजुअलाइजेशन भी किया जाता है, एस्टिमेशन भी किया जाता है। तो थर्ड इज़ द राइट आंसर। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो न्यूमेरल और नंबर है उसके विषय में जो कथन दिया गया है कौन सा सही है। पहला है संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। संख्याक क्या है, एक सिर्फ प्रतीक है। जैसे कि आप 2, ये 2 है, इसको प्रतीक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, 2। ये प्रतीक है सिर्फ, जिसे संख्या को इस्तेमाल करने प्रदर्शित करने के लिए दिखाया जाता है। बिल्कुल सही है। और दूसरा है एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जैसे अंग्रेजी में देखेंगे कि 3 ऐसे होता है, हम लोग लिखते हैं 3, लेकिन इसी चीज़ को हिंदी में 3 ऐसे होता है। अब किसी और भाषा में दूसरे तरह से होगा, जैसे रोमन में ऐसे होता है। तो ये संख्याक विभिन्न तरह से एक संख्या को कई संख्याकों के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो कौन सही होगा? ऑप्शन 2। चलेंगे आज के हमारे चौथे क्वेश्चन पर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, पियाजे से संबंधित है। अगर आपने पियाजे का थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। पहला है पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को चुनिए। पियाजे ने माप के बारे में क्या कहा है। 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक सही है। पहला है भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। मतलब पहला ये कहना चाह रहा है, बच्चे को जब आयतन की समझ नहीं आती है तो उससे पहले बच्चा वेट के बारे में जान लेता है। तो बिल्कुल सही है। आयतन पढ़ने के लिए बच्चों को थोड़ा डीप जाना होगा, लेकिन भार यानी वजन की समझ बच्चे को बहुत पहले हो जाती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। तो देखिए उन्होंने भार के बारे में जो मेनली जो बात कही थी पियाजे साहब ने, भार और आयतन के बारे में कहा था, इसलिए 1 बिल्कुल सही है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है तो इसको कर लिया होगा, क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। चलेंगे आज के हमारे 5वें सवाल की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है,
वान हेले के जिस स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करता है वह कौन है। वान हेले ने गणित में किस चीज़ की बात की है। पहला है नंबर कंसेप्ट यानी संख्या की संकल्पना, दूसरा है स्थानीय मान, तीसरा है ज्यामितीय चिंतन और चौथा है भिन्न। अगर आपने वान हेले का थ्योरी को पढ़ा है आपने आंसर कर दिया होगा ज्यामितीय चिंतन, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग। अब कमेंट करके आपको ये बताना है कि इन्होंने कितने स्टेज दिया था, तो आप इसको भी कमेंट कर रहे हैं और आपको 15 में टोटल कितने मार्क्स आ रहा है इसको भी कमेंट करना है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। मतलब 4 जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है इसमें से कौन सा स्ट्रेटजी बोलिए या समुच्चय जो है गणित के प्रश्न को हल करने का एक कौशल है, एक स्किल है। पहला है प्रयत्न त्रुटि चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, यानी मेमोराइजेशन एक वर्ड आया हुआ है। गणित में प्रश्न हल करने के लिए मेमोराइजेशन का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा गलत। और ऑप्शन 2 में है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना। देखिए यहाँ भी रटने की बात आ रही है, गणित में किसी भी चीज़ को रटा नहीं जाता है। नंबर 3 है विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप दिखाना, और चौथा में फिर से आ गया कंठस्थ करना है, तो इसको काट देना है। आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया तो ऑब्वियसली जो बचा वो हो जाएगा आंसर। अब कैसे होगा, तो गणित में जो है रीजनिंग यानी आपके थिंकिंग का प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल जैसे कि हम लोग मान लेते हैं माना की संख्या बराबर x है, वो x क्या होता है वेरिएबल होता है, और पैटर्न को तो देखना ही पड़ता है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलेंगे आज के 7वें प्रश्न पर। आज का हमारा छठा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम जो प्राइमरी लेवल का मैथ्स का जो कैरिकुलम है वो कैसा होना चाहिए। पहला है छात्र के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। अगर आपने NCF 2005 को पढ़ा है तो आप उसमें देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा ही NCF जोर देता है कि बच्चों को वो चीज़ पढ़ाएं जो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड हो, बच्चों को उनके अनुभव के आधार पर पढ़ाएं। तो 1 बिल्कुल सही है। आपको NCF 2005 और NEP 2005 जितना अच्छे से पढ़ना चाहें आप, जितनी भी अच्छा इसको एकदम जितना अच्छा करना चाहें आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको गणित के कई सारे पेडागोजी के क्वेश्चन मिल जाएंगे, CDP का क्वेश्चन मिल जाएगा, EVS पेडागोजी का क्वेश्चन मिल जाएगा, इवन की लैंग्वेज पेडागोजी का भी क्वेश्चन आपको NCF 2005 और NEP 2020 से मिल जाएगा। इसलिए आपको ये दोनों टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही, और 2 में है हम इसको अब एलिमिनेट करेंगे कि बाकी 3 गलत क्यों हैं। कार्यवर्धक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, यानी फोकस कैसा होना चाहिए प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज पर, कि आप किसी चीज़ को पढ़ाएं और उसको उगल दे, मतलब कि रट ले चीज़ों को और जहाँ जरूरत हो बोल दे, ऐसी चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते हैं। 3 में है कठोरता शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए 3 है गलत। और चौथे में है छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करना चाहिए, यानी छात्रों को जो है हम कैसा एडवांस मैथमेटिक्स के लिए तैयार करेंगे, ये हमारा NCF 2005 कतई नहीं कह रहा है। हो जाएगा ऑप्शन 1 सही। चलेंगे हम आज के 8वें प्रश्न पर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। जब आप गणित पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो कौन सा एक ऐसा 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट गणित के विशेषता के मतलब अपोजिट में है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है। आपको नहीं वाले शब्द को अच्छे से कीवर्ड समझना है। तो पहला है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। एक अच्छी बात है कि आप एक ही चीज़ समझाने के लिए कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये होना चाहिए। हमें ढूंढना है गलत, और जो गलत होगा वही हो जाएगा सही यहाँ पर। नंबर 2 में एक नई संकल्पना को परिचय देने के लिए समय के नियम की कठोरता से पालन करना चाहिए। आपको पता है कठोरता एक नेगेटिव शब्द है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि जब आप एक कोई नया कॉन्सेप्ट से बच्चों को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो समय का हम पालन अच्छे से करेंगे, कठोरता से करेंगे। मतलब कि आप बच्चे को कहेंगे कि हम 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, जिसको समझना है समझे, जिसको नहीं समझना है उसका छूट जाएगा। तो ये बिल्कुल ही गलत है, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। जो गलत है वही सही है, क्योंकि गलत हमसे मांग रहा है। 3 में छात्रों की त्रुटियों की प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, यानी बच्चे कहाँ गलत कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है, तो ऐसा बिल्कुल सही है। और चौथे में प्रतिदिन के अनुभवों के साथ साथ संबंध स्थापित, इस पर तो NCF 2005
फुल्ली इसी पर फोकस करने बोल रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 गलत, और जो गलत है वो सही है। चलेंगे आज के हमारे 9वें प्रश्न पर। दोस्तों आपको आज का 9वां प्रश्न हल करना है। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। प्राइमरी लेवल पर जब आप बच्चे का मैथ्स का जो है असेसमेंट करेंगे, इसमें कौन सा एक प्रभावशाली योजना नहीं है। ऑप्शन 1 है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए यत्न रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। आपको यहाँ रटने देखकर इसको काटना नहीं है। क्यों नहीं काटना है? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ऐसी चीज़ों की आपको मतलब ऐसे चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है जो आपके बच्चों के संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन में डिफरेंट करे। तो ऐसा बिल्कुल करेंगे कि बच्चे को हम ऐसी चीज़ों को अभिकल्पना की जाएंगे, ऐसे चीज़ों को बच्चों से हम उम्मीद करें कि बच्चे रटने वाली क्वेश्चंस को और समझने वाली क्वेश्चन को अंतर कर सके। तो ऐसा गणित का एक ये प्रभावशाली योजना है, हमको खोजना है कौन नहीं है। ऑप्शन 2 में है, विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। उस गलती को हमको पहले जानना है, उसके बाद उसका लॉजिकली हमको उसका आंसर देना है, बच्चों को समझाना है, उसका एनालिसिस करना है। तो ऐसा बिल्कुल सही है। 3 में है, ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके। यानी ऐसे कार्य किया जाए जिसमें एक से अधिक लेवल पर आंसर हो। तो ऐसा भी बिल्कुल सही है, गणित की एक प्रभावी योजना है। और 4 में है, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। यानी बच्चों को आप मुख्यतः क्या करेंगे, ग्रुपों में बांट देंगे। यानी जब आप बच्चे को ग्रुपों में बांट देंगे तो हो सकता है कि बच्चे सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा कुछ चीज़ों को कर ले, लेकिन आप जब तक उस पर पर्सनली किसी चीज़ को नहीं पूछेंगे तो बच्चों का सही से असेसमेंट नहीं हो पाएगा। और यहाँ बात असेसमेंट की हो रही है, इसलिए हमें इंडिविजुअल जो है बच्चों को और भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि बच्चे कभी कभी आप देखेंगे एक ग्रुप में बच्चा रहता है, आप कोई क्वेश्चंस करेंगे, किसी बच्चे को उसमें से नहीं भी आता है, वो भी ग्रुप में बोल देता है हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन जब आप उस बच्चे का इंडिविजुअल जांच करेंगे तो लगेगा कि वो बच्चा नहीं समझा है। तो आप मुख्यतः सिर्फ ग्रुपों में नहीं बांटेंगे, इसलिए ये हो जाएगा गलत, और जो होगा गलत वही होगा सही। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ छात्रों ने 440 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। बच्चों को जब हम 44 लिखने के लिए दिए तो उन्होंने क्या किया, 40 और 4 लिख दिया। उनको लगा कि 44 40 और 4 होता है, हो गया 404। तो ऐसे में आप एक टीचर के रूप में बच्चों को क्या करेंगे, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। देखिए उनकी कॉपियों में जब आप सही उत्तर लिख देंगे तो इससे बच्चे के जो है गलतियाँ उनको समझ में नहीं आएगी। बच्चे को हमें समझाना है कि आपने कहाँ गलत किया, या बच्चे को हमें ऐसी चीज़ों को दिखा देना है जिससे बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। 2 में है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। हम उन्हें क्या करेंगे, मूर्त चीज़ों से विनिमय यानी एक्सचेंज जो यूजिंग को ये है प्रिंसिपल है उसको समझाएंगे। जैसे हम उनको 44 लिखने के लिए देंगे, 40 + 40 4 क्या करेंगे, 40 छोटे छोटे हम टुकड़े को कंकड़ का दे सकते हैं। फिर 4 टुकड़ा को देके उसको बोल सकते हैं बाबू ये 40 है, जब इसमें जोड़ देंगे 40 और 4 44। उसके बाद इसको स्थानीय मान समझाकर इसको हम बता सकते हैं। यानी मूर्त चीज़ों को दिखाकर ही हम बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बात प्राइमरी लेवल की हो रही है, इसलिए 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 3 में है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा हो। बात यही वाली आ गई कि उन्हें हाई अचीवर्स के साथ बैठा देंगे तो वो नकल करके सही कर सकते हैं, लेकिन वो अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो हो जाएगा ये भी गलत। और 4 में उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। आप कहेंगे कि बाबू ये गलत है तुम सही करो, तो बच्चे क्या हो जाएंगे, डिप्रेस ऐसे में। तो ये भी हो जाएगा गलत, होगा कौन सही, सेकंड। चलेंगे आज के हमारे नेक्स्ट प्रश्न। ये रहा आपके स्क्रीन पर आज का 12वां सवाल है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रायोजन क्या है। गणित के जो प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग को क्यों दे रहे हैं, यानी प्रतिचित्रण, इंग्लिश में इसको मैपिंग, इसका इस्तेमाल इसको हम क्यों दिया जाता है। पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोट स्पेशल थिंकिंग, बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर 3D विचार जो है वो आएगा, इसको प्रोत्साहित होगा। दूसरा है अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, यानी प्रमोट प्रोपोर्शनल रीजनिंग, बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर प्रोपोर्शनल रीजनिंग भी बढ़ेगा।
और तो 1 और 2 हो जाएगा बिल्कुल सही। और 3 में है विषय को सरल और रुचिकार बनाने के लिए, नहीं, इससे विषय किसी भी तरह का सरल और रुचिकार नहीं होगा, क्योंकि इससे ये हम 3D चीज़ों को बच्चों को समझा रहे हैं, इसलिए हम मैपिंग को दिया गया है। चौथा में संख्याओं की निरस्तता को समाप्त करने के लिए, यानी जो बच्चे जो है मैथ में संख्या से उब गए हैं, अब उन्हें हम संख्या से दूर कर रहे हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो कौन होगा? ए और बी, जो ऑप्शन 3 में सही है। चलेंगे आज के नेक्स्ट प्रश्न पर, जो होगा आज का 13वां सवाल। एनसीएफ यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है प्राइमरी लेवल पर गणित कैरिकुलम का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 में चॉपर यानी टाइलिंग। चॉपर टाइलिंग का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग प्राइमरी लेवल पर किया गया है, ताकि इससे बच्चे के अंदर एरिया का कॉन्सेप्ट डेवलप हो, बच्चे के अंदर पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट डेवलप हो। सिमेट्री तो ये भी बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ को जब आप बांटेंगे तो दो बराबर भागों में बंटना चाहिए और एक दूसरे को अच्छे से ढक भी लेना चाहिए। सिमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसका हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नंबर 3 है पैटर्न्स। तो जब आप एनसीईआरटी का बुक खोलेंगे तो आपको पैटर्न्स मिलेगा। तो प्राइमरी लेवल पर अब कौन नहीं होगा? अनुपात यानी रेशियो प्राइमरी लेवल पर नहीं है। और ये है आपका VVI क्वेश्चंस। कौन है कौन नहीं है इसका हम एक वीडियो बना देंगे, आप उसको देख लीजिएगा कि प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी का जो कैरिकुलम है उसमें किस किस टॉपिक को दिया गया है और किसको नहीं दिया गया है। चलेंगे आज के हमारे 14वें प्रश्न पर। सॉरी दोस्तों, ये है आज का हमारा 13वां प्रश्न। प्रश्न है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयाम वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? यानी आपको फॉर्मूला का प्रयोग नहीं करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई वाला। आपको सिर्फ इन चीज़ों को दिखाकर बच्चों को ये समझाना है कि 2 समान क्षेत्रफल का आयत जो ये एरिया होता है वो समान होता है। तो एक तो इसमें आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ग्राफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर भी हमने अच्छे से वीडियो बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और तो आंसर कौन सा सही होगा? बी और डी जिसमें होगा। तो देखेंगे बी और डी ऑप्शन बी में है, तो यहाँ हो जाएगा कौन सही? ऑप्शन 2। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका हमारा 14वां प्रश्न है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है? कुछ बच्चे को जो होता है वो गणित में शुरू से ही कम होते हैं, इसमें से कौन सा एक कारण हो सकता है? जेंडर बिल्कुल ही कारक नहीं, किसी भी चीज़ में कम और ज़्यादा का कारण नहीं होता है। गणित का स्वरूप, यानी हम तीसरी की बात कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ मैथमेटिक्स ये सबके लिए एक समान होता है। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे के लिए नेचर ऑफ मैथमेटिक्स आसान होता है, किसी के लिए हार्ड होता है। व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के अंदर क्षमता नहीं होती है गणित सीखने की। सारे लोगों की क्षमता एक जैसी होती है, अगर उसको सही गाइडेंस मिला है तो क्या एक कारण हो सकता है? सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। इसको अगर आप समझना चाहते हो ऐसे समझ सकते हैं, कोई शॉपकीपर का बच्चा है और कोई किसान का बच्चा है। शॉपकीपर का बच्चा अगर शुरू से दुकान में रहता है तो उनका मैथमेटिक्स यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस किसान के बच्चे से ज़्यादा होगा, क्योंकि वो डेली लाइफ में उस चीज़ को इस्तेमाल करता है। तो ये गणित का एक कारण हो सकता है, कम होने का कारण हो सकता है। तो सेकंड बिल्कुल सही है। और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, ये समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त होगी? बच्चे को ये समझाना है कि 1/4 1/3 से छोटा है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को जल्दी इसलिए नहीं समझते हैं। उन्हें यहाँ 4 दिखता है, यहाँ 3, तो उसे लगता है कि 4 बड़ा है 3 छोटा है। लेकिन उन्हें ये समझाना है कि किसी चीज़ को हम पहले 4 भागों में बांटते हैं, फिर उसी चीज़ को कहीं बराबर चीज़ को 3 जगह बांटते हैं, तो तीसरा 3 भाग वाला चीज़ बड़ा होगा। तो ऐसे किस चीज़ का हम प्रयोग कर सकते हैं? तो एलसीएम से हम नहीं समझा पाएंगे। कागज़ की पट्टी है, इस तरह कागज़ की पट्टियों का हम उपयोग करेंगे तो बच्चे को समझा सकते हैं कि 1/4 छोटा है 1/3 बड़ा है। तो सेकंड हो जाएगा बिल्कुल सही। बाकी संख्या चार्ट नहीं होगा, डाइंस ब्लॉक भी नहीं होगा। आपको कमेंट करके हमें ये बताना है कि आपका 15 आउट ऑफ कितना सही हुआ, यानी आपको ऊपर लिखना है कि जितना सही हुआ यहाँ पर लिखना है। और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि वैन हेले का ने किन ज्यामिति में किस स्टेज को दिया है। अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।